नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और मैं भोपाल से आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आज जिस वैकेंसी पर मैं बात करूँगा वो है ITBPF, यानी कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर जो ब्लैक कलर के पट्टी पे लिखा हुआ है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये है ना जो जॉब खुली है, ये खुली है हमारे स्पोर्ट्स में जिन्होंने महारत हासिल करी हो, क्योंकि ये उन्हीं की है। कांस्टेबल की भर्ती है पूरी की पूरी, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा के अंडर ये भर्ती हो रही है। 2024 भर्ती हो रही 2025 में। ठीक है, तो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स की इसमें ज़रूरत है। और नो डाउट कि मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी भर सकते हैं। और जो टोटल जो वैकेंसी है, ठीक है, वो 133 है, अलग अलग स्पोर्ट्स से है। ठीक है, प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जिन्होंने गोल्ड वगैरह लिया हो ओलंपिक, इंटरनेशनल में या नेशनल गेम्स में किसी में भी, तो उनको गोल्ड वालों को थोड़ा प्रेफरेंस रहेगी, है ना, मेडल वाइज है। और फिर वही सिल्वर और ब्रॉन्ज वालों को प्रेफरेंस इस तरह से मिलेगी। क्लियर है कहानी? तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक। जो एज का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है वो ऐसा है जनरल के हिसाब से, है ना। देखिए, मिनिमम तो हर कैटेगरी की सेम होती है 18, मैक्सिमम अलग अलग हो सकती है। मैक्सिमम जनरल के लिए 23 रखी गई है। अब ये मैक्सिमम SC ST के लिए 5 साल आप इसमें बढ़ा दो, है ना, क्योंकि SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है ना, SC और ST को आप ये मैक्सिमम में 5 साल कर लो तो उनके लिए 28 साल हो जाएगी। आप OBC का नॉन क्रीमी लेयर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो उसको +3 साल कर दो। ठीक है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, मेल फीमेल जो है, इंडियन वाले ही मेल फीमेल नहीं, नेपाल से भी भर सकते हैं, भूटान से भी भर सकते हैं। ये दो और कंट्री जो है अलाउड है इसमें भरने के लिए। कांस्टेबल की पोस्ट है, ग्रुप C के अंदर आएगी, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये टेम्परेरी बेसिस पर है, लेकिन जो बाद में परमानेंट हो जाएगी। याद रखना, अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। मतलब अभी आपको टेम्परेरी बेस पे रखेंगे, फिर आपका कार्य देखेंगे, बढ़िया रहा तो परमानेंट कर देंगे अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो, क्योंकि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे लगोगे आप, ऐसा तो है नहीं कि, है ना, मतलब स्पोर्ट्स कोटा है उनका, अलग कहानी है भले ही। क्लियर है? 133 पोस्ट है। अब देखिए, और फीस भी बता ही देता हूँ आपको। भाई फीस क्यों छुपाएंगे अपन? देखो, फीस जो है वो है साहब 100 रुपए की फीस है। ठीक, किसके किसके लिए? आप जनरल से भरवा लोगे फीस, ठीक, आप भरवा लोगे OBC वालों से फीस, ठीक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों से फीस भर जाएगी बस। बाकी महिलाओं के लिए, अब जितने मैं नहीं लिख रहा हूँ, SC ST इन सब के लिए, बाकी सब के लिए फ्री है। इस फॉर्म को ITBPF वाले भी भर सकते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि उन्हें फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने बॉस से लेकर के आना पड़ेगा कि मैं ये भर रहा हूँ। क्लियर है ये कहानी? उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया हो। सर ये सब तो ठीक है, फॉर्म भरना कैसे है? ऑनलाइन है कि नहीं है? पूरा फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। 4 मार्च से ये फॉर्म खुला हुआ है ना, जो इसकी स्टार्ट है ना, वो हो गई थी 4 मार्च को 2025 के। ठीक। और इसका जो एंड है भाई साहब, वो रहेगा आपके 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 2025 को ये फॉर्म बंद हो जाएगा। तो उससे पहले पहले आपको इसे भर लेना है। आज 22 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक। 133 है, स्पोर्ट्स वालों के लिए है। देखिए, किसी के लिए जो है, सबके लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स वाले भी बेचारे करते हैं। अब सभी, भाई क्या रोजमर्रा के जीवन में भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, कि भाई क्या रोजी रोटी कहाँ से आएगी। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि स्पोर्ट्स वाले इनकेस उन, हालांकि उन्हें पता चल गया होगा, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से इसे मालूम किया जा सकता है। पर मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि मैं एक बार मतलब जगा सकूं कि भाई देखिए, मतलब मैं ये वीडियो पता क्यों बना रहा हूँ। स्पोर्ट्स वाली मुझे मालूम बाकियों के तो काम की भी नहीं है, जो स्पोर्ट्स में है भी नहीं। और हमारी 90% से ऊपर जनसंख्या स्पोर्ट्स में है ही नहीं। वो तो 1% लोग हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह में हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये काम का है। और उसमें भी कितने लोग ही आप गोल्ड या सिल्वर या कुछ और तक खेलते हो, कुछ लोग सिर्फ मौज के लिए खेलते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो बना करके कि महत्व हर चीज का अपनी जगह है। चाहे बात हो जनसंख्या के 1% की, चाहे बात हो 90% की, जब बात जीने पे आती है तो सबको रोजी रोटी चाहिए, तो सबको नौकरी चाहिए, सबको जानकारी भी चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है ना, फॉर द अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए। बाकी तो देखिए,
रोजी रोटी की मैंने बात करी है, रोजी रोटी क्या आप देखो ज़रा कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, है ना, कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। अब आप सोचो ज़रा कि अभी आपने वो मेरठ वाला केस तो सुन ही लिया होगा, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी, है ना, उसका नाम जो है वो कोई है, उसके साथ मिल करके उसको निपटा दिया। वो मर्चेंट नेवी में था, है ना। उसके बारे में इतनी, मतलब देखिए उसके घर वालों ने भी उससे पूछा नहीं यार। सबसे बड़ी बात आप जानते हो, कभी भी ना, इसीलिए कहते हैं अपने घर से ना विलक नहीं होना चाहिए। अपने घर को मतलब पकड़े रहो यार। अपने घर को कौन छोड़ता है, वो उन्हें मतलब जो भी रहा हो बातचीत, अब पता नहीं वो जो इंस्पेक्टर साहब ये पूरी केस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मैं भी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने ये बताया उसमें कि वो अपने परिवार से निकाला गया था एक तरह से, मतलब निकला हुआ है फाइनेंशियली, जो है वो वीक चल रहा था। नौकरी पानी या जो भी इसका झंझट है, देखो नौकरी पानी पे घूम फिर के चीजें आ जाती हैं। तो परिवार से निकाला मिला या खुद निकल के चले आए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये बात तो अब वो जो केस सॉल्व कर रहा है वो जानेंगे, हम दूर बैठे लोग क्या जानेंगे भाई। ठीक है। बुरा तो यही हुआ कि उसको जो है ना, पूरी प्लानिंग उसकी पत्नी की थी, है ना। पूरी, मुस्कान नाम है उसकी पत्नी का, पूरी प्लानिंग थी उसी की। सौरभ उसके पति का नाम है, और उसके प्रेमी का नाम है शिवम, कुछ है शायद, है ना, देखना पड़ेगा। शिवम, जो भी शुक्ला ही है वो, इतना कुछ याद है मेरे को। तो वो नशेड़ी है एक नंबर का, है ना। ऐसा नहीं है शायद, ये मतलब कुछ बर्थडे पार्टी के नाम से केक वेक मिला करके, दारू वारू मिला करके कि पार्टी है किसी की जो भी है, उसमें कुछ नशीली पदार्थ मिला करके उसको पिला करके मार दिया, निपटा दिया। एक आपने सुना होगा, अब इंडियन बैंक के एक असिस्टेंट मैनेजर हैं, वो गए थे रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करने, 36 साल के हैं, और ऑर्डर किया और बैठे अपनी कुर्सी पर और उनको अटैक आ गया। 36 साल के, इंडियन बैंक में, सरकारी बैंक है, कोई मामूली बैंक नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर वो बंदा है। तो आप सोच सकते हैं कि पीओ वगैरह जैसी चीज़ें उसने निकाली होगी, तब वो वहां पर था। 36 साल का है, लड़का ही है, कोई बुढ़ा तो हुआ नहीं, 36 साल का है। अब आप मुझे बताइए कि कैसे समझेंगे आप इस चीज को। सिद्धार्थ शुक्ला, है ना, कितने 40 के आसपास के ही रहे होंगे। राजू श्रीवास्तव, ये इन सब देखो जरा क्या चल रहा है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये, तो वो खबरें जो आप तक पहुंच गई, अभी तो बहुत सारी जो पहुंचती नहीं है सर, बहुत सारी जो नहीं पहुंचती है ना, बहुत सारी। अ, एक रीवा का हॉस्पिटल, अभी न्यूज़ सुन रहे थे हम कि अ, उनकी पत्नी मर चुकी थी, लेकिन वो पहले 50,000 रुपये जमा करवाए, फिर 60,000 रुपये जमा करवाए, फिर 70,000 की जांच करवाई, फिर वो सोचो रीवा के अस्पताल में। बताओ आप सर, मतलब आप सोचो जरा इस सोसाइटी में क्या क्या ही नहीं चल रहा है ना। और आप जरा से परेशान बैठे हो। भाई मेरा वीडियो देखने वाला कौन हो सकता है? वो यूथ जो जॉब की तलाश में है, वही हो सकता है, वही मुझसे कनेक्ट कर सकता है इस बात को लेकर के। तो आपको ये समझना होगा कि क्या सब कुछ सिर्फ नौकरी, देखो नौकरी तो लग ही जाएगी साहब, मैं सच बता रहा हूँ, लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक बार जिद करी, नौकरी लग जाती है ना। सरकारी ना सही, प्राइवेट तो लगी जाती है, कहीं भी चले आए आदमी। सरकारी तो वो वाली बात होगी, बस कुछ पद चाहिए, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं जो सरकारी बन गए, तो वो क्या आपको कुछ दे रहे हैं? क्या कुछ नहीं दे रहे हैं ना। सब अपने लिए ही बनते हैं, है ना। कहने की बात है, बड़ी बड़ी बातें इंटरव्यू में फेंक दी जाती है, मैं समाज के लिए बन रहा हूँ, मेरे फैसले समाज पे असर डालेंगे, ये वो, क्या क्या हो रहा है? कौन से समाज पे आप असर डाल रहे हो? बस एक कुछ कहीं कांड हो जाता है, उस चीज को जाकर के ये लोग सॉल्व करते हैं। अगर उसमें भी बहुत इच्छा हुई तो सॉल्व करते हैं, उतनी शिद्दत दिखाते हैं, उतना वो कुछ होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं, सब ठंडे बस्ते में पड़ा होता है। समझ गए? तो हम वो वाली बात नहीं करेंगे कि जैसे आर्मी ज्वाइन करने से पहले आदमी बोल देता है मैं तो सीने पे गोली खा सकता हूँ, मैं सीने पे, मैं तो तैयार। असल में गोली की आवाज भी नहीं सुनी उसने, पिक्चर देख करके आया वो बॉर्डर की, है ना। उसको वो रील देख ली उसने कि वो सितारे चमचमा रहे हैं, राष्ट्रपति साहब के पीछे खड़े हैं भैया गार्ड्स जो है वो, या ब्लैक कमांडो देख ली, या मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की मूवी देख ली। ऐसे ऐसे तो हमारे यूथ चलते हैं, किसी का असल असल कुछ है नहीं जज्बा वगैरह। और बात पिक्चर की है तो छावा मूवी को देखो आप। नागपुर जहाँ दंगे नहीं होते थे, वहां दंगे भड़कने लग गए लोग साहब, है कि अब वो औरंगजेब की कबर कोई खोद करके बाहर कर दो। भाई छावा मालूम है, मूवी अभी बनी है, इससे पहले उसका किताब बन चुकी थी, और किताब लिखने वाला मराठी का बहुत बड़ा वो लेखक, बहुत बड़े लेखक वो। छावा किताब बहुत
पहले छप गई, लिख गई, लोगों ने पढ़ लिया, उसकी नॉवल आप पढ़ो उठा करके, सेम वही तो चीजें लिखी हैं। तो जब लिखावट हुई तब किसी ने कुछ नहीं किया, लिख करके वो बिक रही थी। आज जब मूवी बन गई तो अब आपको कि भाई अब वो किया जाए, ये किया जाए। बरसों, 350 साल पहले की ये पूरी कहानी है, जब संभाजी राजे महाराज हमारे, है ना, मराठाओं के ताज, है ना, मराठाओं के मुकुट, अपने आप को छावा, है ना, कि मतलब छावा मतलब शेर का बच्चा, लायंस कब, शेर शिवाजी महाराज। हाँ, क्या शानदार यार। सोचो क्या शिवाजी और क्या उनके डीएनए यार, संभाजी। बाय गॉड। आप कभी अपना नाखून, है ना, ये धोखे से ब्लेड लग जाए ना काटते हुए, हालत खराब हो जाती है। अब अब हम सब ने वो किताब ही पढ़ी है या वो मूवी ही देखी है, उनका नाखून निकाल रहे हो आप और वो सिर्फ कुछ बोल नहीं रहे हैं, चिल्लाए नहीं हो, जबान गढ़ वाली चिल्लाए नहीं, आंख फोड़ वाली चिल्लाए नहीं, चमड़ी उतर वाली चिल्लाए नहीं। बाय गॉड। क्या यार, मतलब आप कह सकते हो यार कि जो शिवाजी थे, शिवाजी से खतरनाक उनका डीएनए, शिवाजी से खतरनाक उनका डीएनए, क्या भाई। मतलब औरंगजेब को भी ये बोलना पड़ रहा है कि ये एक औलाद भी मेरी ऐसी होती ना तो मैं पूरी पृथ्वी जीत लेता। और सच बात है, संभाजी को वहां से रायगढ़ जाने के लिए कहा गया था कि वो निकल जाओ, निकल जाते ना, वो जो बदला लेते। लेकिन उन्होंने क्या चुना, उन्होंने चुना कि नहीं यार, मैं ये 100 150 लोग जो भी मेरे साथ है, मैं इन्हें भी छोड़ के क्यों जाऊं। संगमेश्वर में जब उन्हें घेर लिया गया था, कान्होजी, लोगों ने उनके बारे में बता दिया था, है ना, चीटिंग की गई, उनके भी पीठ में छुरा घोंपा गया था। फिर औरंगजेब तो बाकी तो जो उसने किया सो किया ही है, वो तो समझ गया आप सभी। कहने का मतलब यही कि देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सिर्फ मतलब सिर्फ देख करके देखो जरा क्या चल रहा है सोसाइटी में, क्या से क्या हुआ जा रहा है वहां पर, है ना, क्या से क्या हो रहा है। जो अभी वो दंगे, नागपुर में कभी दंगे नहीं भड़कते थे भाई, कभी नहीं होता था। आज छावा देख करके वो खोदने के लिए कि मतलब उसको औरंगजेब का वो हटा दो, ये हटा दो। इससे आप अंदाजा लगा लो कि ये लोग किताब भी नहीं पढ़ते थे, मतलब इन्हें पता भी नहीं था, या शायद पता था तो पता नहीं, जो भी हुआ हो, क्या एक्टिंग देख करके वो उत्तेजना उतनी आ गई उनमें अंदर, या जो भी रहा हो, कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, है ना। शंबा जी यार सबके दिलों में राज करते हैं, सबके दिलों में राज करेंगे, हमेशा करेंगे, है ना, हमेशा। उनका क्या बोलोगे यार, सच में मूवी एक बार देखोगे ना आप पूरी इमोशंस से भर जाओगे। नहीं समझ, है ना। तो ये एक बात थी। दूसरा, आप जानते हैं कि देखिए, अभी जो एरा चल रहा है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लीडर होना भी जरूरी है। अब लीडर क्या है, जैसे लीडर देखो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए। डोनाल्ड ट्रंप एक शानदार लीडर इसलिए क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको मालूम होगा कि अमेरिका इसराइल के लगभग साथ है, इसराइल की ही तरफ लगभग वो बोलते भी हैं। पहले हमास ने इसराइल पर अटैक किया, फिर इसराइल ने भी बदला ले लिया गाजा पट्टी पर, जो फिलिस्तीनियों पर उन्होंने हमला किया, करते चले गए, ताबड़तोड़ हमले किए, हजारों लोग मरे भी, है ना। इसमें यमन में जो हूती विद्रोही है, यमन एक कंट्री है, ओमान के पास है, लाल सागर से जस्ट टच है, भूमध्य सागर उसके इस तरफ पड़ता है ना। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली एक कैनाल है, आपको मालूम होगा, स्वेज कैनाल जिसे कहते हैं, स्वेज नहर जो कहते हैं उसे। और सारे मतलब जैसे जो भी बड़े बड़े जहाज हैं उसी कैनाल के थ्रू निकलते हैं, है ना, उसी स्वेज नहर से निकलते हैं। और यहाँ इस पूर्वी या पूर्वी हिस्से तक आते हैं अपना सपोज, जैसे अमेरिका कोई जहाज भेजना है, अब ऐसा थोड़ी ना केप ऑफ गुड होप होते हुए वहां से आएंगे तो उतना घूमते हुए नहीं। सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है, शॉर्टेस्ट वे क्या है कि भाई आप भूमध्य सागर कैनाल, स्वेज से निकलते हुए, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी अगर आप देखें तो, लाल सागर से होते हुए यहाँ पर फिर अरब की खाड़ी, फिर हिंद महासागर में आप आ जाएंगे, फिर आप यहाँ से तो वो व्यापार आसान हो जाता है। अब हूती विद्रोही क्या कर रहे थे, ये हमास की तरफ थे, हमास जिन पे इसराइल अटैक कर रहा था, आपको पता ही होगा। तो हूतियों ने क्या किया, ये जहाज जो अमेरिका के आते थे, कमर्शियल जहाज जो आते थे, उनको लूट रहे थे, सब कर रहे थे। तो कितना नुकसान हो रहा है, सप्लाई चेन में दिक्कत आ जाएगी, सामान महंगे हो जाएंगे अगर इस तरह से चलता रहेगा। तो हूतियों को उन्होंने समझाया था, ट्रंप ट्रंप ने क्या किया, तुरंत इन पर हवाई हमला कर भी दिया। और ईरान हूतियों का साथ दे रहा था, तो ईरान को भी अच्छे समझा दिया कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम पर भी हवाई अटैक कर देंगे। तो ईरान ने तो कहा हम हट जाएंगे, हूतियों ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो बदला लेंगे। मतलब ये है कि यहाँ युद्ध बना रहेगा, आप देखोगे हमेशा वहाँ युद्ध बना ही रहता है, कभी आईसिस, कभी कुछ कभी कुछ।
अब ये आ गया भाई, समझ गया ना। तो वहां पर युद्ध की स्थिति बनी ही रह जाती है। तो ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी। बाकी आपने ये भी सुना होगा, देखिए न्यूज़ में तो ये भी चल रहा है, आपने देखा कि हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और आप हैरान हो जाओगे, जानते हो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारी। लेकिन जीडीपी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होने से इसका मतलब ये नहीं कि आपके लोग बहुत कमा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिए, ये ऐसा है कि जीडीपी इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं निचले हिस्से में जा रहा है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको मालूम है सबसे मतलब एक प्रति व्यक्ति आय आप क्या सोचते हो? जानते हो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है ना? हरियाणा में 3,26,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। सोचो जरा। लेकिन अब आपको इसके बाद में बताता हूँ बात। मतलब इसका मतलब जानते हो, एक व्यक्ति 3,26,000 कमा रहा है। हकीकत क्या है? 70% उनकी आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के बिलो में आती है। इसका मतलब जानते हो क्या? इनको राशन जो है प्रधानमंत्री खाद्य गारंटी योजना के तहत इनको राशन मिल रहा है। 35 किलो महीने का भोजन मिलता है ना? राशन मिलता है इनको। राशन की लाइन पे लगे हुए 70% जनसंख्या। और जीडीपी में क्या आ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय इतनी है। तो किसकी है वो आय भाई? मतलब ये पैसा किसके पास गया? अमीरों के पास। तो अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। गुजरात में जाओ आप, गुजरात में आप देखोगे 2,72,000 प्रति व्यक्ति आय, लेकिन 83.39% उनकी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे। तो फिर ये 83 पॉइंट अगर इधर है तो 17% लोगों के पास ही बस वो धन चला गया पूरा का पूरा। मनरेगा आप जानते हैं, जो रंगराजन जो हमारी समिति थी, उसने ये कहा था कि शहर में जो लोग 1410 रुपए प्रति माह कमा रहे, 1410 रुपए, पिज्जा नहीं आता साहब, कुछ नहीं आता, आज खत्म हो जाता सब। यहीं से निकलो, पेट्रोल भरते भरते आपको सब गायब हो जाएगा। तो उनका ये कहना है कि रंगराजन समिति का कि 1410 रुपए अगर शहर में कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, गरीबी से ऊपर है। और गांव में हो तो 960 रुपए प्रति व्यक्ति आए, अगर आप महीने में कमा रहे हो तो 960 रुपए। ये होती है बात। ये कहते हैं इसको। अब अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो आप जाओगे सरकार के पास। सर आप देखो, याद रखना, काम मांगना आपका अधिकार है और उनका काम देना ये अधिकार है आपका, है ना? ये मर्सी नहीं है, उनके दया पर आपको काम नहीं मिलता, ये आपका अधिकार है, इसीलिए तो। और अगर सरकार आपको काम नहीं दिला पा रही है तो फिर वो आपको उसका मुआवजा देती है। तो मेरी बात ये समझो जरा, अगर ऐसा है कि सरकार आपको मुआवजा देती है, और मनरेगा क्या कहता है? मनरेगा में यही तो नियम है ना कि भाई हम आपको दे रहे हैं डेली वेज का जितना भी जो बनता है आपको दे रहे हैं। तो जो मनरेगा में वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता है, तो फिर मुझे बताओ ये 83.39% गुजरात के और हिमाचल ये हरियाणा के आपके 70% ही कैसे आ गए? झारखंड को आप क्या सोचते हो? झारखंड आपको लगता है ना थोड़ा गरीब गरीब कुछ ऐसा करके होगा? जानता हूँ आगे सिर्फ 30% जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे है, बाकी सारे ऊपर है। और प्रति व्यक्ति आय कितनी है उनकी? उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2.5 गुना कम है गुजरात से भी, है ना? 1 लाख करोगे तो 1,35,000 ये हो गया। और हाँ मतलब मान लो कि होगी 90-70 हज़ार के आसपास, लेकिन उसकी 30% जनसंख्या ही ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे है। समझ रहे हैं आप सभी मेरी बात? तो ये कुछ, मैं आपको न्यूज़ नहीं सुना रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। न्यूज़ नहीं बता रहा था मैं आपको, बता रहा हूँ दुनिया जगत कैसे क्या चल रहा है, समझो उस बात को। आप सिर्फ यही जॉब में उलझे हुए हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा पढ़ो। लेकिन देखो, मैं ये भी जानता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ये सब मतलब नहीं मिलना जुलना पसंद करते हैं। होता है। क्या है कि देखिए, जब आप इस फेज़ में होते हैं तो किसी से मिलना जुलने का मन नहीं होता है। तो कोई बात नहीं है, उसका आदर करिए, है ना? थोड़ा थोड़ा एक आध दोस्त तो आपके पास हों जिनसे आप मिल सकें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक आध बार तो मिलना चाहिए, दोस्तों यारों के बीच में जाना चाहिए। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल कनेक्शन काट करके एकदम बैठ जाएं, है ना? हालांकि अब आजकल लोग इतने मिलनसार रह भी नहीं गए हैं, ये भी बात सत्य है। अब आजकल सबको यही लगता है कि यार या तो बहुत कुछ चाहिए ही होगा इसको, मतलब मेंटेलिटी ही गलत हो गई है। और मेंटेलिटी कहाँ से आती है? समाज से ही आती है आपकी मेंटेलिटी। बिल्कुल सही बात है। खैर, बातें काफ़ी हुई दोस्तों, है ना? बहुत सारी बातें मैंने आपको बोल दी हैं, ज़्यादा समय लिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। अब इसमें कुछ कुछ ही है, देखिए जरा आप देख लो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। जैसे एथलेटिक्स में आप देखना चाहोगे तो ये यहाँ पर लिखा है, देखो 100 मीटर की रेस का एक है। अब यहाँ में मेल और फीमेल देख सकते हैं और टोटल पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। 400 मीटर वाली इतनी, तो ये एथलेटिक्स वाले आप देख लेंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये मैराथन वाला भी है, 1000 मीटर, 5000 मीटर, 1500, 800, कितनी कितनी पोस्ट है। किसमें नहीं है मेल में वो देख लेंगे, वहाँ फीमेल में है।
तो मेल फीमेल दोनों ही भरते हैं इसको, ये आपको पता है। जेवलिन थ्रो इसी में आता है, ये आता है। फिर स्विमिंग में आ जाएगा, देख लो जरा, ठीक है, ये देख लो यहाँ पोस्ट देख लेना मेल फीमेल के हिसाब से। वाटर पोलो में 4 पोस्ट है मेल की, महिलाओं में तो यहाँ पोस्ट ही नहीं है। शूटिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे पुरुषों में नहीं है, 10 मीटर राइफल में 1 की है, और महिलाओं में तो है भाई, ठीक है। ऐसी बॉक्सिंग में आ जाओ, अलग अलग किलोग्राम वर्ग में रहते हैं। वेट लिफ्टिंग अलग अलग किलोग्राम में रहते हैं, तो आप देख लेना। ताइक्वांडो है अलग अलग में, आर्चरी है, ठीक। फिर जिम्नास्टिक में यहाँ पर आप देखेंगे कबड्डी, आइस हॉकी, हॉकी, फुटबॉल, और ये अपना इक्विस्ट्रियन, इसको मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। काइकिंग, कैनोइंग, रोइंग, ये तो खैर नाव वगैरह वाली है। वॉलीबॉल, जूडो, रेसलिंग, हैंडबॉल, आइसक्रीम बोलने वाला था, आइस स्कीइंग, पावर लिफ्टिंग, खो खो, योगासन, है ना, पेंकाक सिलेट, ये क्या गेम है भाई, ये मुझे सर्च करना पड़ेगा देखने के लिए, जो भी हो एक है, ठीक है ना, पेंकाक। और ये रही आपकी तनख्वाह, 21,000 से शुरू होगी अगर सिलेक्ट हो गए तो। बाकी जो अलाउंस मिलते हैं वो मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। उम्र वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी है ना। ये लिखा है देखो इंटरनेशनल, वही है देखो, इसमें मत परेशान हो, इंटरनेशनल नेशनल की ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी उन लोग को ही, ठीक है। और उसमें भी मेडल वगैरह होने चाहिए तब। फिर ये छूट वगैरह लिखी है किसको कितनी मिलेगी, और ये रहा मार्क्स, देख लो कितने कितने मिलेंगे अगर आपके पास गोल्ड मेडल है ना। अब गोल्ड भी किस में, कौन से गेम में, मान लो किसी के पास ओलंपिक गेम्स में या समर या विंटर ओलंपिक में है, तो गोल्ड के 100 नंबर हैं, उसी में सिल्वर के इतने और ब्रॉन्ज के इतने। और सिर्फ अगर पार्टिसिपेशन भी हुआ है ना आपके, मान लो कोई मेडल नहीं है, तो आपको 80 नंबर मिल जाएंगे। अब मान लो अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप से या वर्ल्ड कप से आप हो, तो फिर गोल्ड में 90 मिलता है, सिल्वर में 86 मिलता है, ब्रॉन्ज में 82, और पार्टिसिपेशन का 70 नंबर मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गेम्स देखते जाइए, और इनके गोल्ड सिल्वर के दाम अलग अलग होते जाएंगे, दाम कह रहा हूँ, मार्क्स अलग अलग होते जाएंगे। क्या गोल्ड सिल्वर है ना, तो सब बेचने वाली बात आ गई है, मेडल है वो, समझ गए। ऐसे एफ गेम्स हैं जो हमारे, फिर ये नेशनल गेम्स आ जाते हैं, इनके नंबर बहुत कम रहते हैं, गोल्ड का इतना, सिल्वर का इतना, और ये ब्रॉन्ज का इतना, ये इंडिविजुअल में। और टीम में खेलोगे तो इतना इतना मिले, टीम में तो और 4 मार्क्स कम हो जा रहा है। फिर यूथ में भी वही, इंडिविजुअल में इतना और टीम में इतना। और ये प्रेफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया था, गोल्ड सिल्वर है किसी लाइन से ही मिलेगा, इंटरनेशनल कंपटीशन वगैरह खेला है तो, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कैसा भी हो, सेकंड प्रेफरेंस वही थर्ड वाले को। अब यहाँ पर क्या है ना, ये फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका। क्या फिजिकल स्टैंडर्ड, देखो पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ये कराएंगे, जो डॉक्यूमेंट जिसका क्लियर होगा उसको फिर हाइट वगैरह नापेंगे, उसकी चेस्ट वगैरह नापेंगे, ठीक है ना। चेस्ट सिर्फ मेल में नपती, फीमेल में नहीं नपती। और इसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और हो गया काम खत्म, बस इतना ही है। तो जनरल के लिए इतनी मांगी गई है हाइट, लड़कों में 71, लड़कियों में इतनी। और जो क्या कहना चाहिए, जो चेस्ट है लड़कों का वो 80 सेंटीमीटर हो बिना फुलाए, फुलाने के बाद 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, अगली लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप भाई मान लीजिए आप गढ़वाली हैं, कुमाऊं से आते हैं, गोरखा है रेजिमेंट में, या डोगरा, मराठा, इन सब में आते हैं, तब फिर मेल की हाइट इतनी हो जाती है, फीमेल की इतनी हो जाती है। और सीना बिना फुलाए 78, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ा लो, कितनी हो जाएगी, 73 हो जाएगी। फिर और कैंडिडेट ऐसे जो मणिपुरी, मेघालय, मिजोरम यहाँ वगैरह से आते हैं, सिक्किम, है ना, तो फिर वो देख लें 162 मेल के लिए, और ये 152 फीमेल के लिए, और बिना फुलाए 77, फुलाने के बाद 5 जोड़ लीजिए उसमें। अब शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये रहा, मेल के लिए, फीमेल के लिए, और ये चेस्ट। और शेड्यूल ट्राइब जो यहाँ से आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड से, उनके लिए ये रहा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, आप, ठीक है ना, ये होना चाहिए। बाकी आपको ये तो पता है कि भाई किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस ना हो, नॉकनी ना हो, फ्लैट फुट ना हो, वेरिकोज वेन्स या स्क्विंट नहीं होना चाहिए आंखों पर, है ना। टैटू वगैरह मैं बता दूं आपको, लेफ्ट हैंड में इधर अंडर आर्म में इधर पर ये चल जाएगा, है ना, अंडर दी, ये फोर आर्म, अंडर आर्म नहीं, ठीक है। और बस फिर अप्लाई करना है, और सारी कॉपी सब अपलोड करना है। देखो मैं सब बता रहा हूँ कि सीधे जा करके आप ऑनलाइन से भर देना इसको, सबसे बेस्ट वही रहता है ना। अपने से क्या आप कहाँ स्कैन करेंगे, कुछ करेंगे, इससे अच्छा तो वही है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में हर सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं आपको, सारे आपके कास्ट से जुड़े सब लेके जाना है, 4 फोटोग्राफ लेकर के जानी है, मतलब उसमें उस जो भी है। और एक आदमी को मान लो गोल्ड मिला, सिल्वर भी मिला है, तो दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाईएस्ट वाले के ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है।
और जब आपका डॉक्यूमेंटेशन पहले क्लियर होगा तभी आपको अगला देने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से, और इसमें कुछ है नहीं ना, ये जानकारी तो आपको मेन तो मुख्य मैंने दे दी है ना। ये हाइट यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट, ये वेट का रेशियो है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा, ये एनओसी का सर्टिफिकेट है, ये SC ST का सर्टिफिकेट, ये फिर सब शुरू हो जाते हैं ना, OBC NCL के दुनियादारी के बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं। समझ गए दोस्तों आप सभी के सभी, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया, है ना। देखिए क्या न्यूज़ पढ़ते रहने से ना थोड़ा सा ना आपका दिल शांत रहेगा। आप, क्या होता है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक दिन में तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब जब एक दिन में कुछ मिलेगा नहीं तो उस चक्कर में हम उदास ना रहने लग जाएं कि यार अभी तक मुझे उसमें जाना चाहिए था, अभी तक मैं उसमें हूँ नहीं। तो क्या इस चक्कर में आप उदास हो जाओगे तो आपका जो आज का दिन है ना उसको आप खो दोगे। बात है कि आपको ऐसे अपने दिमाग को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे खुद को मैनेज करने का मतलब ये है कि अपने दिमाग को मैनेज करना, कि ऐसा भी ना हो कि ये बाकी टाइम अपसेट हो तैयारी के दौरान और मजबूरी में जी रहा हो, ऐसा वाला फीलिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। मतलब अपने आप ही रिलैक्स ये माइंड होना चाहिए, बिना कोई गाने सुने कुछ भी सुने, अपने आप। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझा देना होता है अपने दिमाग को, सुबह उठते ही इसे समझा लीजिए, है ना। कुछ भी करिए, इसे बहुत जो है शांत रखिए, मस्त रखिए, है ना। तो मतलब इस ताक में मत बैठे रहिए कि यार बस एक दिन लगेगी तो अब मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, खुश अभी रहिए, खुश रह करके काम करिए। अभी भी ऐसा अपने को सोचिए कि यार चलो भाई, कि कम से कम मेरे जीवन में वो सब तो नहीं चल रहा जो न्यूज़ में चल रहा है। इतना सब कुछ बीत रहा है इस दुनिया में, हैं? कहीं हूती विद्रोही कुछ तो वो आक्रमण कर रहे हैं, घर से निकल नहीं सकते, आपकी एक तोप का गोला है कोई गोली ना मार दे, या बच्चे ही उठा के ना ले जाए। सोच जरा, कम से कम आपको वैसी जिंदगी तो नहीं मिली ना। आप कम से कम ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप एक अच्छी कंडीशन में हो, बात ही खत्म हो गई। सोना ना सोना, रोटी मिलना, क्या वो सब तो फिर बनी बात है। अगर ये देख रहे हो तो रोटी तो मिल ही रही है, छत के नीचे सो रहे हो, बढ़िया है, कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, बढ़िया जी रहे हो जीवन में, तो क्या फिर रोना रोना करते रहते हो, है ना। इसीलिए दुखी होकर के काम मत करो, शांति से काम करो, खुश रह कर काम करो, अच्छा काम करो, ठीक है। तो दोस्तों आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा मैंने बोला हो तो उसके लिए, कोई बात अगर मैंने गलत कह दी तो मुझे क्षमा ज़रूर करिएगा, है ना। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, जल्दी से नौकरी लगे, और नौकरी बस क्या, बढ़िया रहो, आप मस्त रहो, आबाद रहो, एक अच्छी लाइफ जियो और यहाँ से कट लो, सबसे बढ़िया वही एक काम होता है, ठीक है। न पंगे लो, न पंगे में इन्वॉल्व हो। कोशिश करो कि चार लोगों से आप हंस के बात कर लो, और ज़्यादा भी हंसो मत, लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं, ठीक है ना। बस इतना रहे कि हाँ यार चलो यार ये बंदा बढ़िया है, नॉर्मल आदमी है, थोड़ी सी बात करता है, चलते बनता है, ऐसा भी नहीं कि बात ही नहीं करता है, ठीक है ना। बस इतना करिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत।